अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अदनान बशीर है और मैं आपको इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे आज की इस लाइव सेशन का मकसद उस शख्स से आपकी मोटिवेशन और गाइडलाइन दिलवाना जो कि इस CSS 2019 के रिजल्ट में जिनकी सेकंड पोजीशन आई है ऑल ओवर द पाकिस्तान। आइए चलते हैं मोहम्मद दाऊद सलीमी की तरफ और इनसे पूछते हैं इनकी इस जर्नी का अहवाल और कैसे इन्स एंड आउट्स जो इन्होंने खेले, जिस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की, ना सिर्फ रिटन में बल्कि इंटरव्यू में भी एक्सेप्शनल मार्क्स कैसे हासिल किए। तो दाऊद, सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, माशाल्लाह, व्हाट अ वंडरफुल अचीवमेंट। दाऊद, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस टाइम भी एक MNC में इंटरनेशनल जो है फर्म में आप अमेरिका में जो है जॉब कर रहे हैं, तो फिर क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि CSS की तरफ आएँ और फिर एग्ज़ाम दें और फिर इसको ये जो शिफ्ट है इसकी क्या वजह थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अदनान। जहाँ तक आपका सवाल है कि मैं प्राइवेट सेक्टर क्यों लीव कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर की जानिब क्यों आना चाह रहा हूँ, तो नो डाउट माय एक्सपीरियंस इन द प्राइवेट सेक्टर हैज़ अनडाउटेडली बीन वेरी प्रोडक्टिव एंड रिवॉर्डिंग सो फार. It has helped me grow as a person. It has broadened my perspective. It has provided me an exposure to modern management practices. It has helped me acquire valuable skills of teamwork. And of course, financial point of view se bhi, it has been very rewarding. However, मेरे ख्याल में 3 बुनियादी वजूहात हैं जो मेरी मोटिवेशन बनी प्राइवेट सेक्टर को छोड़ने की और पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करने की। वो रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी। मेरे ख्याल में जो the primary driver behind any private free market enterprise is the maximization of profit. Not every business is a social enterprise, to say the least. इस वजह से that sense of fulfillment and purpose in work, which comes by the virtue of realization that you are part of something bigger than your individual self. आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो माशरे में, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, that meaningfulness is missing in the private sector. बिकॉज ओके। मेरे इम्पैक्ट जो है मेरे वर्क का वो बहुत लिमिटेड है वहाँ पे। एंड दूसरी वजह ये कि प्राइवेट सेक्टर डज नॉट प्रोवाइड इनफ एक्सपोजर of the grassroots level issues, because you only work in a silo sitting on your desk without getting out there in the field to experience what ground realities are. So essentially you are just a cog in a big machine. तो इस वजह से बेसिकली पब्लिक सेक्टर या सिविल सर्विस जो कि एक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है आपकी स्टेट और गवर्नेंस मशीनरी का, इट रेंडर्स वैल्यूएबल सर्विसेज फ्रॉम मैनेजिंग डिस्ट्रिक्ट्स एट द माइक्रो लेवल टू फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एट द मैक्रो लेवल. This makes the work of civil servants very meaningful in terms of creating a positive impact in society. तो बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में 2 वजूहात थी। और एक अगर आखिरी मैं जल्दी से वजह शेयर कर दूं जी, कि जी। मेरे ख्याल में कि 21वीं सदी में मेरी फील्ड के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कि दुनिया में तमाम गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं, पॉलिसी मेकिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, दे आर ऑल बिकमिंग डाटा ड्रिवन एंड आर बिकमिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ई-गवर्नेंस। तो मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन माय इन डेप्थ एक्सपोजर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, सिविल सर्विस ज्वाइन करने से मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि मैं अपनी इन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी बैकग्राउंड की सिविल सर्विस, एकेडेमिया और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान लिंकेजेस एस्टेब्लिश कर सकूं, जिसकी वजह से लो कॉस्ट गवर्नेंस सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करने में मैं हेल्प कर सकूंगा। तो ये 3 बुनियादी वजूहात थी जिनकी बिना पर मैंने ये डिसीजन लिया कि आई शुड ज्वाइन सिविल सर्विस। नहीं, नहीं, बहुत बड़ा एलेबोरेटली आपने बताया कि किस तरह जो है क्या कंपैरिजन और किस वजह से आप इसमें आए। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, जब आप CSS की जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपके ज़हन में कुछ एम्बिग्विटीज़ होती हैं, आपको कोई एक रोड मैप क्लियर नहीं मिला होता। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो किस तरह, क्या वो चीज़ें थी जो आपने सबसे पहले की थी? पहले जो आपने जो है वो बेसिक्स क्या सेट किए थे CSS की तैयारी के दौरान? हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल वो आपके सामने अपना पूरा वो रोड मैप रख देता हूँ जो मेरे ख्याल में जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस का जो है वो लोगों को आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स को कि वो एम्बिग्विटीज उन्होंने कैसे क्लियर करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स फाइनलाइज करने हैं, जिस पर हम अगले एक और अगर आप क्वेश्चन पूछें तो उसमें मैं डिटेल में ये भी बता दूंगा कि वो कैसे करने हैं। उसके लिए बड़ी सिंपल अप्रोच है कि आपने सबसे पहले CSS का पूरा सिलेबस जो है उससे गो थ्रू करनी है, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी है, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है कि आपका एट दिस पॉइंट इन टाइम प्रायर नॉलेज जो है वो कितना है, आप अपनी सीरियसनेस और कमिटमेंट का लेवल जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे।
फिर ये कि आप उस हिसाब से सारे पास्ट पेपर्स वगैरह देख कर भी वंस यू हैव फाइनलाइज्ड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आप एक बहुत डिटेल्ड प्लान बनाएंगे, ठीक है, जो कि मंथली होगा, वीकली होगा और डेली बेसिस पर भी, ठीक है। जी जो जी जहाँ तक गाइडेंस का सवाल है, यकीनन वो बहुत अहमियत की हामिल होती है, तो उसकी वजह से मतलब मैं ये इंटरव्यू भी इन द फर्स्ट प्लेस मेरी मेन मोटिवेशन रिकॉर्ड करवाने की यही थी कि वो बिल्कुल बुनियादी लेवल के सवालात जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हों वो उनके क्लियर कर दूं। लेकिन उनको अगर कोई भी स्टूडेंट को अपना कोई इंडिविजुअल मेंटर मिलता है, कोई भी ऐसा सोर्स मिलता है जो उन्हें ये प्लान बनाने में हेल्प कर सकता है, तो वो ज़रूर उन्हें जाना चाहिए। तो आपने एक तो दफ़ा जी, जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी, जी। जब हम इस प्लान की बात करते हैं, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये प्लान आपने भी बनाया था? क्योंकि पहले जैसे आपने कहा वीकली या फिर उसके बाद मंथली या फिर जो है आप आगे जो है उसकी ड्यूरेशन अगर आपने 1 साल में अटेम्प्ट लेनी है, 2 साल में लेनी है, तो हुँ, क्या हुँ। ये स्ट्रैटेजी जो है ये फ्रूटफुल रही आपके लिए? क्या आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताएँ? जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल में मैं पर्सनल लेवल पर भी एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखना पसंद करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से इवन एक्सेल शीट्स में मेरा एट एनी गिवन टाइम अगले पूरे महीने का, अगले हफ़्ते का, इवन डे लेवल पर भी वो प्लान जो है प्रिपेयर्ड होता था। तो हुँ, उसमें ये कि आप अपने आप को जो डेली आपकी डेडलाइन्स हैं, उसमें थोड़ा-सा रूम देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपकी वीकली और मंथली डेडलाइन्स हैं, वो हमेशा मीट हो रही हों। उसमें फिर आप अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन का मैकेनिज्म बनाते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं या पेनल्टी देते हैं अगर आप वो टाइमलाइन पर नहीं चल पा रहे या चल पा रहे हैं, ठीक है? तो फिर उसके मुताबिक आप अपने सारे सब्जेक्ट्स फाइनलाइज़ हो गए, आपने ये प्लान बना लिया कि मैंने फॉर इंस्टेंस 4 मंथ्स में अपने ऑप्शनल्स कवर करने हैं, उसके बाद जो है मैं 2 महीने प्रैक्टिस टेस्ट दूँगा, 1 महीने रिवीजन करूँगा और फिर फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर होऊँगा। तो ये ऑलराइट। प्लान डेली लेवल पर तो वेरी कर सकता है, लेकिन वीकली और मंथली डेडलाइन्स आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फिर ये कि इसमें आप कुछ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में एक एनीडू एप्लीकेशन है, टॉगल एप्लीकेशन है एक, ये बेसिकली आपको अच्छा पर्सनल आप लेवल पर जी, 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 जी। आप इंटरप्ट आपको बार-बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें स्किम हो जाती हैं। हुँ, तो हुँ। क्या ये जो दोनों एप्लीकेशंस आपने ली इनका पर्पज़ क्या था और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे ताकि कैंडिडेट्स जो हैं ये इनको यूटिलाइज़ करें? क्योंकि आपका इसमें बैकग्राउंड भी जो है वो हुँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ही है। तो ये जो जी, जी। आजकल जिस तरह की एनवायरनमेंट भी है हुँ, तो हुँ। उसमें ये चीज़ें जो है ना काफ़ी यूटिलाइज़ होंगी। इन पे थोड़ी-सी डिटेल्ड गाइडेंस दें। मैं बिल्कुल दे देता हूँ और वाक़ई ये 21वीं सदी के ज़माने में मेरे ख़्याल में ये मोबाइल, स्मार्टफ़ोन्स इस तरह की एप्लीकेशंस का जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ अगर स्टूडेंट्स करें तो ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो जो एप्लीकेशंस के मैंने नाम लिए एनीडू, टॉगल, टूडूइस्ट ये तीनों मैंने ट्राई की थी। ये बेसिकली आपको जो आपने अपना वो टाइम टेबल बनाया हुआ है ना उस पे उससे के साथ स्टिक करने में हेल्प करती हैं। ये मतलब आपको डेली रिमाइंडर्स बता देती हैं कि इस टाइम आपने ये करना है। आप इसमें मार्क कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ट्रैक कर सकते हो कि टाइम टेबल पर आप पूरा उतर भी रहे हो या नहीं, कौन-कौन सी आपकी डेडलाइन्स हैं जो मिस हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक ये सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज़्म प्रोवाइड करने में जो है वो बिल्कुल हेल्प आउट करती हैं, रिमाइंडर्स के थ्रू और वो प्रोग्रेस का एक आपके सामने पूरा चार्ट रहता है। फिर नहीं, ये नहीं, बड़ा डिजिटली आपने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये सबसे बड़ी कैंडिडेट्स को मुश्किल ही ये होती है कोप अप कैसे कर पाएँ अपनी पेस के साथ या टास्क कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हुँ, दाऊद हुँ। इसी में सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन इसी में एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। जी, जी। जब आप ये स्केड्यूल बना रहे होते हैं, जब आपने ये स्केड्यूल बनाया था, तो उसमें चूँकि इंग्लिश, एसे और प्रेसी हुँ, अगर हुँ। हम स्ट्रेट उन पे बात करें तो ये दोनों फेलियर रेट इनमें बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, तो इस हुँ। स्केड्यूल में इन 2 सब्जेक्ट्स को आपने कैसे डील किया? क्या डेली बेस पे लेकर चलते थे? या अगर आपने इनको वीकली बेस पे डिवाइड किया हुआ था फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ क्या इनकी प्रैक्टिस करके आपने चेक भी करवाया था? कोई ये ज़रूरी है चेकिंग या नहीं? इस पे प्लीज़ ज़रूर गाइड कीजिए। मेरे ख़्याल में इस सवाल के 2 पार्ट्स हैं। पहली तो वो कि वो स्टूडेंट्स जिनकी बुनियादी लेवल की इंग्लिश जो है वो ठीक है, जिनको ग्रामर का, टेंसेस वग़ैरह का इश्यू नहीं है। एक उनके लिए अप्रोच मैं बताता हूँ और दूसरा ये कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि अभी उनकी बेसिक लेवल की इंग्लिश में ही थोड़े इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए अप्रोच थोड़ी-सी डिफ़र करेगी। जहाँ ज़रूर। तक मेरा पर्सनल ताल्लुक है, मेरी वो बेसिक फाउंडेशनल इंग्लिश मुझे लगता है वो ठीक थी। मुझे ग्रामर, टेंसेस वग़ैरह का एज़ सच इश्यू नहीं था। तो ये कि मैंने अपनी प्रैक्टिस इस तरह की थी स्केड्यूल में कि मैं इंग्लिश को एंड तक साथ-साथ लेकर चला हूँ और वीक में कोई 1 दिन मैं रखता था जिसमें मैं इंग्लिश का एस्से कोई प्रैक्टिस उसकी आउटलाइन बनाता था या ये कि एंड पर जाकर जो आखिरी 2-3 माह में फुल लेंथ एस्सेस मैंने लिखना शुरू कर दिए और इसी तरह कोई वीक में 1 आध मैं प्रेसी भी अटेम्प्ट कर लेता था।
तो जहाँ जी, रिसर्च थोड़ा आपको जो है थोड़ा हम इनफॉर्मल रहेंगे, ताकि क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फॉर्मेलिटी में जो है वो निकल जाते हैं। जी, तो जी। जब आप कोई भी ऐसे लिखते थे, हुँ, तो हुँ। क्या उसकी रिसर्च करते थे पहले? क्योंकि कैंडिडेट्स अक्सर कहते हैं हम लिखना चाह रहे हैं एक हफ्ते में एक ऐसे, लेकिन उसकी रिसर्च कैसे की जाए? कौन से हुँ। सोर्सेज को कंसल्ट किया जाए, या फिर वैसे ही एक दो ऐसे पढ़े? फॉर इंस्टेंस अगर डेमोक्रेसी पे है तो किसी के ऐसे पढ़ा, उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। आपकी स्ट्रेटजी इससे डिफरेंट थी? देखिए, जो एस्से के लिए आप लोगों के पास एक नॉलेज सेट है ना, वो जब आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, कंपल्सरी की, ऑप्शनल्स की, तो वो विद टाइम बिल्ड होता जाता है। और एस्से बेसिकली उस सारे नॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम है। तो स्टार्ट में हो सकता है आप लोगों को कुछ ये इश्यू आए कि अगर आप फॉर इंस्टेंस अभी आपने जेंडर स्टडीज एज ए सब्जेक्ट रखा है लेकिन पढ़ना शुरू नहीं किया, तो फेमिनिज्म पर या जेंडर पर कोई एस्से करते हुए आप लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है। तो उस वक्त जब आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो यस, आप अटेम्प्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेशक इंटरनेट पर आराम से रिसर्च करें। सारे उसके जो आपको लगता है आर्गुमेंट्स फेवर में है, अगेंस्ट हैं, जो जो नॉलेज चाहिए उसको गैदर कर लें। क्योंकि वो इस पॉइंट पर एक अनऑर्गेनाइज नॉलेज होगा, तो ऐसे की प्रैक्टिस दर हकीकत उस नॉलेज को ही एक ऑर्गेनाइज करने का नाम है। तो शुरू में आप इस तरह रिसर्च से ये काम चला सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो गए हैं, आखिर के 3-4 माह आ जाएंगे, तो तब आप लोगों को रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ा करेगी, क्योंकि आप फील करेंगे कि आपका नॉलेज बेस जो है वो इतना ब्रॉड हो गया है कि अब आप बैठकर बगैर रिसर्च किए भी शायद एक ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, तो प्रेसी प्रेसी में चूंकि आगे अगर सेगमेंटाइजेशन में हम देखें तो उसमें आपकी ईडियम्स आते हैं, उसमें ट्रांसलेशन होती है। हम्म। मेजॉरिटी कैंडिडेट समझते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम इतने लंबे हैं कि वो कहाँ से किया जाए, और कोई आज कुछ पता नहीं है। पेयर ऑफ वर्ड्स इतने लंबे हैं, कहाँ से किया जाए कुछ पता नहीं है। तो क्या हम्म। आपने भी ये कुछ चीज़ें जो हैं ये इनको छोड़ दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैं, करें कहाँ से, या फिर सारा कुछ किया था? हर सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन है ना, उनको प्रायोरिटाइज करें इम्पोर्टेंस वाइज। मेरा ख्याल ये था कि जो प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन है, चूंकि ये ऐसी चीज है जिसको मैं विद टाइम प्रैक्टिस के साथ बेहतर बना सकता हूँ। सेकेंडली, चूंकि इन दो सवालात के नंबर्स भी एग्जाम में ज्यादा हैं, तो मैंने इनको प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा। फिर उसके बाद मैंने वो चीजें देखी कि जिनको वाकई अगर मैं टाइम दूं तो वो कोई यूजफुल साबित हों भी। अब एंटोनिम सिनोनिम्स की आपने बात की, लोग करते हैं बहुत ज्यादा जीआरई की वर्ड लिस्ट 1500, 2-2 हजार, 3-3 हजार वर्ड्स की, वो उन्हें क्रैम करते हैं। उनके पास टाइम होता है, जिनके पास बिल्कुल जरूर करें। मेरा केस ये था कि क्योंकि मैंने बहुत टारगेटेड स्टडी करनी थी, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अपनी जॉब भी साथ लेकर चलनी थी, तो जब मैंने इन चीजों को प्रायोरिटाइज किया और एक उनकी वो ऑर्डर बनाया, तो उसमें मैंने ये डिटरमिन किया कि यस, मैं इनको टाइम जरूर दूंगा। पास पेपर्स में जो आए हैं वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए वो तैयार जरूर करूंगा, लेकिन इतनी ज्यादा लेंथी वर्ड लिस्ट तैयार करने का ना मेरे पास वक्त था, और प्लस उनके मैंने ये भी देखा कि पेपर में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी मेरे हाथ में नहीं होती। बाज दफा पूरी पूरी लिस्ट क्रैम करने के बावजूद ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो नहीं आते होते। तो इस हवाले ओके। से मैंने उसको थोड़ा लिस्ट में नीचे रखा। ट्रांसलेशन हो गई, फिर ये कि आपके वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, प्रेपोजिशन हो गई, ये ऐसी चीजें थी जिन पर मेरा कंट्रोल था। मुझे पता था, मैंने रूल्स पढ़ लिए इनके, इन पे प्रैक्टिस की, तो ये मैं कर पाऊंगा इंशाल्लाह पेपर में। तो चीजों को हमेशा एक ऑर्डर में प्रायोरिटाइज करें और लिस्ट बनाएं। आपने बात की है कि इन बिटवीन के जॉब के साथ आपको ये सब कुछ करना था। जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज जॉब के साथ आप सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर उसको मैनेज कैसे करें, या फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, हम्म। आपने जो है मेरे हाथ से 2 महीने के लिए जॉब छोड़ी, वो भी जब आप मॉक एग्जाम वर्ल्ड टाइम्स में देने आए, टेस्ट सीरीज देने आए। एक तो उसका भी एक्सपीरियंस आपने हमें जरूर बताना है, दूसरा आप ये बताएं कि क्या डुएबल है जॉब के साथ? हम्म। अच्छा, इसमें एक बात सबसे पहले मैं वाज़ह करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि वो एक सेइंग भी है कि दिस इज़ माय बिट ऑफ रियलिटी, सेज द आर्टिस्ट, ड्रॉ एनी लेसन्स फ्रॉम इट इफ यू लाइक, आई हैव गिवन यू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, इफ देयर इज एनी लेसन इन इट, इट इज योर्स टू ड्रॉ, नॉट माइन टू प्रीच। तो बात करने का मकसद ये है कि हर इंडिविजुअल के वेरिएबल्स, उसके सर्कमस्टांसिस के, उसकी स्ट्रेंथ्स के, उसके वीकनेसेस के, वो वेरी करते हैं। तो इसमें कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता कि ये मॉडल जो है वो हर इंडिविजुअल के लिए इस तरह से काम करेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फिर ये कि जो लोग उसके साथ खुद को रिलेट कर पाए वो वेल एंड गुड, उनको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। जो नहीं भी कर पाएंगे उन लोगों को अपने सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई करने में जरूर एक हेल्प हो जाएगी। तो अब जरूर। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं एक तो जॉब क्यों नहीं छोड़ना चाहता था।
और ये कि मैंने साथ मैनेज कैसे किया। नंबर वन, I wanted to remain financially independent and manage my affairs on my own during my preparation. एक बहुत बड़ी मोटिवेशन ये थी मेरे जॉब ना छोड़ने की। दूसरा, मुझे ये लगा कि पर्सनली आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग। आई न्यू दैट आई कुड मैनेज टू entirely different things in parallel। मुझे ये मालूम था कि हार्ड वर्क की डिमांड बढ़ जाएगी, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, शायद नींद कम करनी पड़े, लेकिन वो करने के लिए मैं विलिंग था। तीसरी चीज ये कि मुझे ये भी मालूम था कि जो सब्जेक्ट्स मैंने रखने हैं कंपल्सरी या ऑप्शनल्स, उनके बारे में मेरे पास एक ऑलरेडी फाउंडेशनल नॉलेज है, तो मुझे स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। प्लस ये कि मुझे किसी भी पॉइंट पर ये फील नहीं हुआ कि अगर मैं जॉब छोड़ देता तो शायद कोई बहुत ज्यादा मजीद बेहतर तैयारी कर पाता। नहीं, मुझे मुझे ये था कि जितनी मैं एफर्ट कर सकता था वो जॉब के साथ भी मैनेज हो रही थी। और चौथी चीज ये कि पर्सनली ये लोगों का ओपिनियन इस पे डिफर कर सकता है। मेरा ओपिनियन ये है कि आई डू नॉट बिलीव इन बर्निंग ऑल बोट्स अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। It would बड़ी not बात have कर been रहे हैं आप। it would not have been very wise of me to just throw away a good career in information technology for a future goal that hadn't materialized yet। तो और आखिरी बात ये कि यस, जब मैं फिर सीडी, इससे तो ये लगता है कि आपकी मोटिवेशन उतनी थी नहीं सीएसएस को नहीं लेके। नहीं, यही मेरा अगला फाइनल इस पे पॉइंट भी ये था कि मैंने जब ये डिसाइड कर लिया था ना कि मैंने सीएसएस देना है, तो मैंने ये डिसाइड जरूर कर लिया था कि अगर किसी पॉइंट पर मुझे ये लगा कि मेरी जॉब एक बहुत बड़ी हर्डल बन रही है मेरी प्रिपरेशन के रास्ते में, और या ये कि आगे जाकर मुझे अगर अनपेड लीव्स नहीं मिलती, तो तब मैंने सोच लिया था कि मैं तब जॉब छोड़ दूंगा अगर तो मुझे चूज करना पड़े। लेकिन खुदा का ये करम है कि एक तो ये कि जो मैंने ऊपर 4-5 फैक्टर्स बताए हैं, उनकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पर ये जरूरत नहीं महसूस हुई कि मैं जॉब छोड़ दूं। मेरी तैयारी चल रही थी साथ, हार्ड वर्क मुझे ज्यादा करना पड़ रहा था, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जो फुलफिलमेंट है वो इन इटसेल्फ एक बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर थी मेरे लिए। प्लस ये कि ये अगेन लोगों की डिफर करेगी अप्रोच, लेकिन पर्सनली मेरे लिए मुझे ये लगता है कि मैं अगर सिर्फ सीएसएस पर फोकस करता 8 माह 9 माह जितने भी है छोड़कर एक ही चीज पढ़ता, मेरे ख्याल में मेरा माइंड उस तरह का है कि वो थोड़ा सा ना स्टेगनेट हो जाता है और मेरी प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है। तो ये ये दो बड़ी चीजें। बड़ी अहम बात की आपने, क्योंकि यूजुअली होता यूं है कि जब हम एक चीज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और टोटली फिर हम उसको उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ टाइम भी नहीं दे पाते, तो फिर ये इनजस्टिस है दोनों चीजों के साथ। आप मुझे ये बताएं कि आपने जॉब फिर छोड़ी कितने अरसे के लिए और वो क्यों छोड़ी फिर? हाँ, वो फिर मैंने छोड़ी एज सच नहीं, मैंने सिर्फ अनपेड लीव्स ली थी आखिर में जाकर 2.5 माह के लिए। ठीक है, क्योंकि ओके। जब मेरे एग्जाम्स करीब आ गए थे, तो तब चूंकि मैंने बताया कि मेरे प्लान में एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि मैंने जो अपने नोट्स बना लिए हैं, अपना नॉलेज सेट बिल्ड कर लिया है, उसको अब मैंने पेपर पर भी उतारना है। अपनी एग्जाम इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस लेना था, वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को पॉलिश करना था। तो उसके लिए वो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मैंने वर्ल्ड टाइम के फिर वो मॉक्स जो रिटन एग्जाम्स होते हैं दिसंबर जनवरी में, वो मुझे अच्छी देने के तरह लिए। याद है आपने पहले टेस्ट सीरीज दी थी, फिर हाँ आपने बिल्कुल। मॉक दिया था। तो हाँ बिल्कुल। क्या ये जी। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है, या फिर जाके सिंपल बैठ जाओ एग्जाम में, क्या जरूरत है इतने बार बार पेपर देने की? हाँ, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बेसिकली आप जब अपना पूरा नॉलेज सेट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बिल्ड कर रहे होते हो, उसको वो आप नोट्स बिल्कुल एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में प्रिपेयर करते हो। जो एक्चुअली एक एग्जाम एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, उस टाइम जो आपने टाइम मैनेज करना होता है, उस टाइम जो पेपर को आपने खूबसूरत तरीके से लिखना होता है, उसको आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते उस प्रिपरेशन के साथ जो आप एग्जाम एनवायरनमेंट से बाहर कर रहे हो। तो इसलिए वो सारा नॉलेज जो स्टूडेंट्स ने बिल्ड किया होता है, उसको एक तो इफेक्टिव तरीके से एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि वो प्रेशर हैंडलिंग कैसे करनी है, अपनी नर्व्स को काबू में कैसे रखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है वो 4 सवालों के दरमियान, वो उस हवाले से भी बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस एग्जाम्स दें। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन प्रैक्टिस एग्जाम्स ने मेरी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को पॉलिश करने में, वो एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट की रियल सिमुलेशन फराहम करने में, और वो प्रेशर हैंडल करने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। तो तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा हमारे साथ दाऊद। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, क्या जो आपने यहाँ पे जो चूंकि बड़ा एक रिगरस किस्म का हम 2-3 जो है ना वो एग्जामिनर से चेक करवा लेते हैं, तो क्या नंबरों का कोई खास डिफरेंस पड़ा था उधर के एग्जाम में और इधर के एग्जाम में? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे मैंने जो है डेफिनेटली एकेडमीज में थोड़ी वो ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग की जाती है, एक्चुअल में थोड़ी सी जरा होती है लीनियंट, तो वो थोड़ा सा फर्क था।
लेकिन ये कि अगर आप इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं इसी हवाले से बताना चाह रहा था कि मैंने वो क्या टेक्निक सीखी और अच्छे मार्क्स लेने की, चाहे वो कंपल्सरी हो, चाहे वो रिटन हो, मैं वो ज़रूर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, कि अगर आप इजाज़त दें। जी, जी। लेकिन उससे पहले मैं एक से आप बड़ा बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि साथ-साथ मैं क्वेश्चन जो है नोट डाउन भी करता जा रहा हूँ, फेसबुक पे भी हम लाइव हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव हैं, सारे क्वेश्चंस मैं एंड पे ज़रूर पूछूँगा। दाऊद, हम अगर सिस्टमैटिकली आएँ तो उसमें आपका क्वेश्चन मैं ज़रूर लूँगा इसके बाद। करंट अफेयर्स की जो बुक्स होती हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है, एक स्पेसिफिक रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग टू बिल्ड योर एनालिसिस, जैसे आप बता रहे थे। तो क्या करंट अफेयर्स के सोर्सेज़ आपने कौन से कंसल्ट किए थे? और क्या करंट अफेयर की अप्रोच पाकिस्तान अफेयर से डिफरेंट है या सेम है दोनों? हुँ। अच्छा, जो सोर्सेज़ का जहाँ तक ताल्लुक है ना, उनको आप जितना डाइवर्सिफ़ाई रख सकते हैं ना, वो रखें, ठीक है? इस हवाले से ये जनरल करंट अफ़ेयर्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट एक बात है और बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी। तो मैं वो सोर्सेज़ आपके साथ स्पेसिफ़िक शेयर कर देता हूँ, कि जिससे स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि वो किस तरह के डाइवर्सिफ़ाइड सोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जी, सबसे ज़रूर। पहली बात तो ये कि रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स जो हैं रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के, लाइक पिल्डेट, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, वो रिसर्च पेपर्स जो है ना, वो ज़रूर कंसल्ट करें। उनमें आपको अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, क्योंकि वो उन ऑर्गेनाइजेशंस ने उस पे काफ़ी अपडेटेड काम किया होता है। प्लस ये कि वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी पेस बरकरार रखने में भी मदद करता है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरी बात ये कि जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं या पाकिस्तान अफेयर्स के, उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके हवाले से आप राइटिंग्स को ज़रूर फ़ॉलो करें, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फ़ील्ड्स के। फॉर इंस्टेंस मेरे जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स के लिए मैं बाबर सत्तार को फ़ॉलो करता था। ह्यूमन राइट्स के लिए आईए रहमान के बहुत अच्छे आर्टिकल्स और कॉलम्स आते हैं डोमेस्टिक न्यूज़पेपर्स में। सिक्योरिटी इश्यूज़ पे तारिक खोसा साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। इकोनॉमी पे अकबर एस ज़ैदी साहब। तो ये जो सब्जेक्ट वाइज़ एक्सपर्ट्स हैं ना, ये आपको बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, इनका नॉलेज। तीसरा सोर्स जो है, वो ये कि फिर ये जो डोमेस्टिक इश्यूज़ चल रहे हैं, करंट अफेयर्स के या पाकिस्तान अफेयर्स के, उनमें कुछ रेप्यूटेड डोमेस्टिक न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स हैं, लाइक डॉन, जिसकी बात तो सब करते ही हैं। इसके अलावा क्राइटेरियन क्वार्टरली एक बहुत अच्छा ऑनलाइन फोरम है। आईएसपीआर का हलाल मैगज़ीन आता है, जो आपको स्टेट पर्सपेक्टिव के साथ जो डोमेस्टिक अफेयर्स पे स्टेट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बड़ा गैदर करने में हेल्प देता है। चौथा सोर्स ये कि जो आपके इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उनमें इसी तरह इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स को फ़ॉलो करें। मैंने जो 3 बुनियादी फ़ॉलो किए थे, वो ये नंबर 1 वॉक्स, उनके बेसिकली फ्लैश कार्ड्स होते हैं और शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं किसी भी इश्यू पर, जो बड़ा कंसाइज़ और टू द पॉइंट नॉलेज देने में आपको हेल्प करती हैं। दूसरा फॉरेन अफेयर्स का मैगज़ीन, जिनका बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है किसी भी इश्यू पर। तीसरा ये कि द इकोनॉमिस्ट। ये 4 सोर्सेज़ हो गए। तो 5वां आप ये ये है, रेगुलरली इसको फ़ॉलो करते थे इतनी सारी चीज़ों को? देखें वही बात, मेरे पास मेरा स्मार्टफ़ोन था, वॉक्स की भी ऐप है, उसमें फॉरेन अफेयर्स की भी ऐप है, द इकोनॉमिस्ट की भी ऐप है। ये ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि कैंडिडेट्स को लगता है कि जितनी देर तक फॉरेन अफेयर्स या फॉक्स या ये चीज़ें हाथ में ना आ जाएँ, हुँ, इकोनॉमिस्ट हो गया, तो उतनी देर तक उसको पढ़ नहीं सकते। तो ये जो स्मार्ट, आज का मेरा ज़्यादा फ़ोकस इसलिए रहेगा क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन भी है यहाँ पर, वैसे भी स्मार्ट सिचुएशंस आ रही हैं, तो स्मार्टली किस तरह सीएसएस को टेक्नोलॉजिकली यूज़ के साथ किया जाए। तो ये बड़ी आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की है इसमें। जी, प्लीज़ आगे बताइए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, और बल्कि मैं अगर आपको आगे न्यूज़पेपर्स का भी बताऊँ, तो वो मेरी ज़रूर। जो 90 टू 95% सोर्सेज़ थे, वो सारे इसी तरह ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में, पीडीएफ में, लैपटॉप में होते थे। मेरे बहुत ज़्यादा नोट्स भी सॉफ्ट फॉर्म में बने हुए हैं लैपटॉप पे। पेपर की जानिब मैं सिर्फ़ जब प्रैक्टिस टेस्ट देने गया था, तभी गया था। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर सारे ऑनलाइन मैंने पढ़े, नोट्स उस पे बनाए। तो ख़ैर, मैं सोर्सेज़ बता रहा था कि 4 सोर्सेज़ मैंने बताए थे। 5वां ये कि जो रेप्यूटेड टॉक शोज़ हैं, उनकी डिबेट्स ज़रूर देखें और उन डिबेट्स से फिर नोट्स बनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल जज़ीरा पे मेहदी हसन का हेड टू हेड एक शो आता है। बहुत डिटेल, जिसमें एक डिबेट होती है किसी भी इंटरनेशनल इश्यू पर, प्रोस एंड कॉन्स के साथ। वो देखें, उनसे नोट्स बनाएँ। अपफ्रंट मेहदी हसन एक वो शो करते हैं फिर। फिर इसी तरह हसन मिनहाज का द पेट्रियट एक्ट आता है, कि जिसमें जो ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं, उन पे वो इन डेप्थ डिबेट होती है। छठा सोर्स ये है कि यूट्यूब का हसन भी मिनहाज ज़रा, का इन डेप्थ डिटेल के अलावा आप मेरे ख़्याल से कॉमेडी भी जो है ना, उस वाइज़ भी बड़ा एन्जॉय करेंगे आप बिल्कुल उसको। ऐसा ही है। उसका एक इंटरेस्ट भी बना रहता है, वो एक विजुअल देखने से ना। जी, जी। छठा ये कि फिर यूट्यूब को सिर्फ़ सॉन्ग्स और मूवीज़ के लिए ही यूज़ ना करें, उस पे रेप्यूटेड एजुकेशनल चैनल्स जो हैं, उनको फ़ॉलो करें।
फॉर इंस्टेंस क्रैश कोर्स एक बहुत अच्छा चैनल है जिसको मैंने सोशियोलॉजी, यूएस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए ना वो यूज किया था। तो ये 6 चीजें अगर मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स फॉलो कर लेना, ये 6 सोर्सेज, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स ही नहीं, ये आपको इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। दाऊद, एक बात मुझे ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं जी कि जी। आपने कितने अरसे तैयारी की, टोटल ड्यूरेशन क्या रही है आपकी तैयारी की, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो नोट्स बनाए थे, जिस तरह आप बता रहे हैं ज़्यादातर आपके डिजिटल नोट्स थे, तो क्या फिर एंड ऑफ द डे या एग्ज़ाम के टाइम पे आपको थोड़ा मुश्किल नहीं हुई इनको सॉर्ट आउट करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए? आई विश मैं अगर कोई दिखा सकता नोट्स, लेकिन चले मैं आपके साथ शायद एक सैंपल शेयर आप कर जब दूंगा अगर इनफैक्ट जब आप पाकिस्तान आएंगे तो हम लोग एक प्रॉपर, जो हमारा एक, चूंकि एनवायरनमेंट इस तरह का है कि हमें लाइव जाना पड़ रहा है, अदरवाइज जो हमारा एक प्रेस्टिजियस अपना एक होम ग्राउंड है, हम उस पर जरूर इंटरव्यू करेंगे और चीजें भी ये इनके साथ शेयर करेंगे जी। जरूर। जहां तक ये कि कितना अरसा तैयारी की, इस पे मुझे एक वो सेइंग याद आ रही थी कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मंथ्स, इट्स अबाउट द माइलेज। बेसिकली ये कि मैंने बताया कि ये हर स्टूडेंट का काम है कि वो अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, कि मेरा इस वक्त प्रायर नॉलेज कितना है, कौन से सब्जेक्ट्स में चूज करूं, उनका कितना स्कोप है, कितनी विड्थ है, कितनी डेप्थ है, मुझे इन पर कितना टाइम देना पड़ेगा, प्लस ये कि कितना टाइम आप मैनेज भी कितना कर सकते हो। जिस तरह मेरी जॉब के साथ में रोजाना के 3-4 घंटों से ज्यादा मैनेज भी नहीं कर सकता था। फिर ये कि आप रोजाना आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल कितना है, प्रिपरेशन स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी आप नई चीजें सीखते हो, क्या आप इंडिविजुअली तैयारी कर लेते हो या ये कि आपको ग्रुप स्टडी की जरूरत पड़ती है। ये सारे 5-6 फैक्टर्स मिलकर डिटरमिन करते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितना अरसा दरकार होगा एक अच्छे तरीके से तैयारी करने में। ठीक है, तो मेरा केस ये था कि मेरा जो फॉर्मल पीरियड ऑफ प्रिपरेशन है, मैंने अप्रैल 2018 में ये डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर सीएसएस 2019। तो फॉर्मल पीरियड अगर आप देखें तो वो 9-10 माह बनता है। लेकिन ये कि इसमें ये चीज जरूर जहन में रखें कि मेरा फाउंडेशनल नॉलेज करंट अफेयर्स और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर एक तो ऑलरेडी था, मेरी इंग्लिश बेसिक लेवल की अच्छी थी, मुझे उस पर प्रैक्टिस की जरूरत थी, लेकिन मेरी ग्रामर टेंसेस वगैरह ठीक थी। प्लस ये कि फिर ये कि साथ रोजाना जो टाइम मैनेज कर सकता था जॉब के साथ, वो भी सिर्फ 3-4 घंटे था। तो ये इन सारी बातों को मिलाकर जो है मेरा एक टाइम पीरियड बना था, फॉर्मल पीरियड 9 से 10 माह। हर स्टूडेंट के लिए ये डिफर करेगा। आप ये 5 से 6 फैक्टर सामने रखें, आपके सामने अपना इंडिविजुअल प्लान बनाने में आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी, जो मैंने ऊपर फैक्टर्स बताए हैं। दाऊद, मुझे कहा जा रहा है कि अदनान भाई प्लीज जो है इनको नोट्स शो करने दें, तो अगर तो आपके पास हैं अभी भी, अगर पॉसिबल है तो आप वो इन बिटवीन अगर अरेंज कर सके तो वो भी जरूर दिखाइएगा। दाऊद, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है और जो आपके ऑप्शनल्स हैं, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस रखा, आपने यूएसए हिस्ट्री रखा, सोशियोलॉजी रखा, तो ये तो डिफर करते हैं आपके बैकग्राउंड से। तो आपको तो चाहिए था कि वही कहा जाता है कि जो यूजुअली बैकग्राउंड है, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी इंजीनियरिंग है तो फिजिक्स रखनी चाहिए थी। तो ये सोशल साइंसेज की तरफ शिफ्ट जो है ये आसान थी या मुश्किल थी, और क्या वजह थी? हाँ, इस सवाल का मेरे ख्याल में एक प्री रेक्विजिट है कि जिसमें मैं पहले वो क्राइटेरिया बता दूं स्टूडेंट्स को, जिसको सामने रखते हुए उन्हें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह वही क्राइटेरिया मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन पर भी लगाया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने सिलेबस देखना है, पास पेपर्स देखने हैं, और ये डिटरमिन करने की कोशिश करनी है कि आप लोगों का एप्टीट्यूड किस सब्जेक्ट की जानिब ज्यादा है। अगर इसमें भी आप लोगों को मसला आ रहा है स्टार्ट में कि ये पता नहीं लग पा रहा कि मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उसके लिए बड़ी सिंपल अप्रोच ये रखें कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जब आप उसमें पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, उसमें आप पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम्स, थोड़ा आईआर की चीजें भी पढ़ेंगे, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें पढ़ के पता लग जाएगा कि किस साइड पे आपका इंटरेस्ट ज्यादा लाइक कर रहा है। तो एप्टीट्यूड आप इस तरह से डिटरमिन करेंगे। दूसरा, यस, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीएसएस में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, जो बहुत एक इन डेप्थ एनालिसिस डिमांड करते हैं। तो उसमें जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होने की वजह से एक्सपर्टीज होती है, वो आपको एक हेड स्टार्ट देती है। तीसरा क्राइटेरिया ये कि ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करें जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में भी कॉम्प्लीमेंट करें और हेल्प करें। यस, हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने का तरीकेकार डिफरेंट है, वो जार्गन डिफरेंट है, लेकिन जो उसका अंडरलाइन थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सब्जेक्ट्स में ओवरलैप कर सकता है।
चौथा क्राइटेरिया ये रखें कि उस सब्जेक्ट का स्कोप कितना है, वो कितना टाइम और एफर्ट डिमांड कर रहा है, और आपके पास कितना टाइम है जितना आप उसे दे सकते हैं। ये 4 क्राइटेरिया हो गए। अगर फिर भी समझ नहीं आता, बहुत ही जो एक टर्शियरी लेवल का क्राइटेरिया जिसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा जो स्टूडेंट्स देखते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। किस साल किस सब्जेक्ट में कंपटीशन लेवल ज्यादा होना है, किस में कम होना है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो वो कंपटीशन की वजह से मार्क्स वेरी ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इसको हमेशा लास्ट पे रखें। अब मैं ये सारे अच्छा। फिल्टर्स अप्लाई करता हूँ अपने सब्जेक्ट्स पे, जिससे आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट क्यों नहीं रखे। अनडाउटेडली वो बिल्कुल बेहतरीन सब्जेक्ट्स हैं, ये क्राइटेरिया अप्लाई करके अगर कोई स्टूडेंट्स को रखना चाहते हैं तो जरूर रखें। मेरा केस ये था कि मुझे जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सोशियोलॉजी, यूएस हिस्ट्री, एक डिबेटिंग बैकग्राउंड होने की वजह से अपना एक फाउंडेशनल नो हाउ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। ये मेरे लिए बिल्कुल एलियन सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो सॉर्ट ऑफ मेरा बैकग्राउंड भी इनसे डिग्री वाइज नहीं, लेकिन ये कि प्रेपरेशन वाइज मैच कर रहा था। दूसरा ये कि मुझे ये था अगर मैं फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस रखता हूँ, उसकी बिल्कुल एक्सक्लूसिव तैयारी होगी, वो बाकी के 1000 मार्क्स पे मुझे हेल्प आउट नहीं करेगी। तीसरी रीजन ये थी कि आई वांटेड टू डेवलप माय कॉम्पिटेंस इन सोशल साइंसेस, because having a foundational knowledge of these subjects is one of the core requirements of doing a civil service job. Or given that I already had a strong grip over my technical field, इट अपियर्ड रैशनल टू मी कि मैं सीएसएस एग्जाम की अपॉर्चुनिटी को यूज करता हूँ सोशल साइंसेज में अपना नॉलेज बिल्ड करने के लिए। और फाइनल क्राइटेरिया कि आपने पूछा था कि मैंने मोटिवेटेड अपने आप को कैसे रखा, इंटरेस्ट कैसे बरकरार रखा, उस हवाले से बहुत जरूरी बात है कि 4 साल मैंने एक टेक्निकल डिग्री पढ़ी है, मैं अब भी 9 आवर की टेक्निकल जॉब पढ़ रहा था। मेरे लिए जरूरी था कि अगर मैं अपना इंटरेस्ट बरकरार रखना चाह रहा हूँ सीएसएस की प्रेपरेशन में, तो कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग पढ़ूं। तो इस वजह से इन वर्सटाइल सब्जेक्ट्स ने मुझे पैशनेट और इंटरेस्टेड रहने में भी सीएसएस की प्रिपरेशन के दौरान बहुत हेल्प आउट किया, और मतलब मुझे इंजॉय किया मैंने बहुत ज्यादा इस जर्नी को कि एक डिफरेंट चीजें पढ़ने का मुझे मौका मिला। जिस तरह वो एक फैज साहब का शेर है, मुझे अक्सर अपने ये याद आता है अपना जो प्रिपरेशन का जमाना है कि इतना मतलब इंजॉयबल फेज था मेरे लिए कि वो ताजा है अभी याद में ऐसा कि ये गुलफाम, वो अक्सर रुखे यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार के साथ, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम। तो एक बहुत एक थ्रिलिंग फेज था मेरे लिए, जिसको मैंने एंजॉय किया अपने इन सब्जेक्ट्स की वजह से। अच्छा, कहा जाता है यूजुअली, एक तो लोग पूछ रहे हैं बीच में, जी नहीं हम दोनों ट्विंस भी नहीं हैं और ना ही हम दोनों भाई हैं, बस वो रिजेम्बलेंस ऐसी आ रही है। तो पहली बात तो ये है कि कहा जाता है कि चलो इंटरेस्ट की लिहाज या इंटरेस्ट के हद तक तो आपने रख ली ये सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर पॉलिटिकल साइंस में 148 ले जाना सिर्फ वो इंटरेस्ट की बेस पे तो नहीं आते। तो क्या सोर्सेज थे 148 के, और कैसे मुमकिन हुआ? बुक्स भी बता दें और ऑनलाइन सोर्सेज भी बता दें। मेरे ख्याल में बुक्स से ज्यादा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से है, क्योंकि ज्यादातर वही सोर्सेज हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। एक तो वो जनरल 7 सोर्सेज जो मैंने बताए थे ना, डाइवर्सिफाइड, प्लस बुक्स भी मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट्स यूजली कंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन ये कि डिस्टिंग्विश आपको क्या चीज करती है और अच्छे मार्क्स बाकियों के निस्बत लेने में 6 से 7 पॉइंटर्स हैं, आप लोग वो नोट कर लें। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प आउट करेंगे। और इसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि हर पॉइंटर बताने के साथ जो एक्चुअल 2019 के एग्जाम में मैंने उसको अप्लाई कैसे किया, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि देखें, जिस तरह सब्जेक्ट्स में सवालात आते हैं ना कि एक स्टेटमेंट लिखी होती है, एंड पे लिखा होता है क्रिटिकली इवेलुएट, कमेंट, डिस्कस। इसमें एग्जामिनर डिमांड कर रहा होता है कि आप एक क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करो सब्जेक्ट आंसर करते हुए, जिसमें आप अपना ओपिनियन भी आर्टिकुलेट करो। जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स को वहां पे कोट ना करो, बल्कि आपका उस बारे में क्या ओपिनियन है वो भी बताओ। फॉर इंस्टेंस, अब मैं 2 सवालों की मिसाल देता हूँ जो 2019 के पेपर में मैंने कैसे अप्लाई किया। यूएस हिस्ट्री में वेस्टवर्ड एक्सपेंशन पे सवाल आता है, तो अब वो करते हुए वो सारा मैंने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का बताया तो सही कि वो क्या ट्रीटीज थी, एनेक्सेशन, उसकी कॉन्क्वेस्ट वगैरह। एंड पे मेरे 2 क्वेश्चंस, 2 पेजेस सिर्फ इस बात पर मुश्तमिल थे जिसमें मैंने इसको क्रिटिकली एनालाइज किया कि मेरे ख्याल में ये किस तरह इट इज अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ अमेरिकन नेशन, किस तरह नेटिव अमेरिकन का वो कल्चर पूरा वाइप आउट किया इस वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ने, और ये कि हाउ इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिस पे मैंने बेसिकली अपना एक क्रिटिकल एंगल में दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये चीज किस तरह से मॉरली गलत थी।
दूसरी एग्जांपल फॉर एग्जांपल हालांकि ये चीज डिमांडेड नहीं थी क्वेश्चन में, डिमांडेड क्रिटिकल नहीं थी। एनालिसिस। हाँ, अच्छा, तो लेकिन यही ये वजह हुई कि 74 मार्क्स, हालांकि इस दफा जो है यूएसए हिस्ट्री में उतने एक्सेप्शनल मार्क्स नहीं है, यू स्कोर्ड 74 विच इज अ गुड स्कोर। तो ये मेरे हाथ से इस लिहाज से ये चीज बड़ी फिर अहमियत होगी कि हामिल होगी कैंडिडेट्स के लिए। जी जी, बिल्कुल। दूसरी एग्जाम्पल। हाँ, दूसरी एग्जांपल ये कि सोशियोलॉजी में फॉर इंस्टेंस कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन आई थी। अब वो स्टूडेंट ने सारा रटी हुई है थ्योरी, वो उधर क्रैम करके आ गए, लेकिन मेरे वंस अगेन इस पे बहुत ज्यादा मैंने उसकी थ्योरी की कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है वो ड्रॉ की, कि किस तरह आजकल की जो कैपिटलिज्म आपको प्रोवाइड करता है इनिशिएटिव्स लेने की अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की, उस वजह से उसकी थ्योरी ऑफ एलियनेशन आज इतनी ज्यादा रेलिवेंट शायद नहीं रह गई। मैंने इस तरह का ओपिनियन दिया। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप क्वेश्चन में डाइवर्स एग्जांपल्स देने की कोशिश करें, डिफरेंट डोमेन से, डिफरेंट इरास से, डिफरेंट सोसाइटीज से। वंस अगेन एग्जांपल देता हूं पॉलिटिकल साइंस की, कि कोई सवाल आता है जिसमें आप यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स डिस्कस कर रहे हो, तो एक उसकी पावर है एग्जेक्टिव ऑर्डर की। अब मैं एग्जेक्टिव ऑर्डर की मिसाल देता था, एक बहुत रिसेंट एग्जांपल देता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है, दूसरा कोई 150-200 साल पुराना एंड्रयू जैक्सन या जॉर्ज वॉशिंगटन का, कि जिससे एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि इसकी वाकई पूरी जो एक वो टाइम लाइन है उस पर पूरी कमांड है और इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का पता है कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो ये कि ब्रॉड रखने की कोशिश करें अपनी एग्जांपल्स। तीसरा पॉइंट, कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपकी हर सब्जेक्ट की डोमेन के साथ, उनके साथ जो है वो मतलब पेस बरकरार रखने की कोशिश करें, बिकॉज एग्जामिनर हमेशा आपके एग्जाम में मोस्ट अपडेटेड नॉलेज एक्सपेक्ट करता है। इसकी अगेन मिसाल पॉलिटिकल साइंस से मैं देता हूं, कि टर्की का सवाल आया था 2019 के पेपर में, पोल साइंस पेपर 2 में। अब टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन 2017 के बाद से जो उर्दगान साहब ने उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करवाई हैं, उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर और एसेंस ही चेंज हो गई है, लेकिन वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इतनी रिसेंट चेंज है कि अभी बुक्स का अपडेटेड एडिशन मार्केट में आया ही नहीं है कि वो बता सके कि किस तरह टर्की का पूरा सिस्टम ओवरहॉल हो गया। तो उन पे मैं ऑनलाइन सोर्सेज के साथ अपने आप को अपडेटेड रखता था, तो मैंने वो मोस्ट अपडेटेड जो टर्की का सिस्टम है 2019 में जो था, मैं वही लिख के आया, किताबों वाला नहीं। चौथी चीज, अच्छा कि ये कि हर सब्जेक्ट का अपना एक ग्लोसरी होती है, एक जार्गन होता है, आपने उस सब्जेक्ट के उसी लिहाज से, जार्गन के लिहाज से उसको अटेम्प्ट करना है। अगेन मिसाल देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में आया जी नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल। अब ये इस पे इंग्लिश ऐसे भी आता है, ये अक्सर सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ जाते हैं, लेकिन पोल साइंस में करते हुए मैंने वो कोर पॉलिटिकल साइंस की जो टर्मिनोलॉजीज है वो यूज की, कि मैं बिल्कुल लेकर गया इसको कि आपकी सेनेट कैसे एक वीक इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल इंटीग्रेशन में एक रुकावट है, लोकल गवर्नमेंट्स वीक होने से कैसे आपकी नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पा रही, एनएफसी अवार्ड और कोटास की क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन में मसले हैं। अब ये कोर पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंग्लिश एसए और पाकिस्तान अफेयर्स में यूज नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे होंगी। और पांचवा ये कि जो आखिरी एक चीज है, कि ना क्लीशेड आर्गुमेंट्स जो है ना वो यूज करने से गुरेज करें, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को थोड़ा सा बरोए कार लाएं। जैसे वो रॉबर्ट कैनेडी की एक कोटेशन मुझे बड़ी पसंद है, कि इंस्टेड ऑफ सीइंग थिंग्स एज दे आर एंड सेइंग व्हाई, ड्रीम थिंग्स दैट नेवर वर एंड से व्हाई नॉट। तो इसमें बेसिकली ये कि कुछ यूनिक सॉल्यूशंस, अगर आपकी इन डेप्थ तैयारी है ना किसी सब्जेक्ट में, आप वो निकाल लेंगे, वो यूनिक सॉल्यूशंस देने की कोशिश करें। जैसे मैंने पोल साइंस में ही ये एक्सपर्टीज होने की वजह से कुछ यूनिक सजेशंस दी थी कि सेनेट को और पार्लियामेंट को इन जनरल कैसे इंपावर किया जा सकता है, जो मेरे ख्याल में बाकी सब्जेक्ट से स्टूडेंट से मुझे डिस्टिंग्विश करने में जैसे हेल्प आउट किया। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल दाऊद, में help out करती हैं। बड़ा हाँ। कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर किया आपने। मुझे बार बार आपकी बातों में से रिफ्लेक्शन आ रही है कि आप जिस तरह कोटेशन कोट कर रहे हैं, जिस तरह आप शेर व शायरी कर रहे हैं बीच में, कि आपने अपने एक तो आंसर्स में जो है वो इनका बड़ा यूटिलाइजेशन किया, लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, क्या किया या नहीं किया ये भी बताएं। और दूसरी ये बात कि क्या जो है ये ज़रूरी होता है इस तरह के डिस्टिंग्विश करना, कि बीच में सुजेशन दिए जा रहे हो, हालांकि सुजेशन वो मांग नहीं रहा, बीच में क्रिटिकल एनालिसिस इस एस्पेक्ट का कर रहे हो जिस तरह का डिमांडेड नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू जाना चीज़, क्या ये आपने जो है पत्थर रख के दिल पे ये जो काम किया था, या अंदाजा था कि नहीं ये नंबर अच्छा देगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस की बाज दफा एक तो रेलिवेंट आंसर हमेशा करना चाहिए। मेरा इसमें ये कतन मतलब नहीं है कि इररेलेवेंट आप बिल्कुल जाएं। बात यह है कि ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज जिस तरह मैंने बोली कि कमेंट करें, डिस्कस करें, एनालाइज करें, इनमें ये चीज इनहेरेंट होती है कि एग्जामिनर थोड़ा सा आपका ओपिनियन मांग रहा है। वो ओपिनियन आप उस पर पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, लेकिन यस,
एक डिस्टिंग्विश करने के लिए वो देना ज़रूरी है। दूसरा, जहाँ तक वो आपने सोर्सेज़ की बात की कि मैं कोटेशंस लिख रहा हूँ, शेरो-शायरी, बिल्कुल वो रेफरेंसेस देना ज़रूरी है। बिकॉज़ देखें, कोई एक अगर पाकिस्तान अफेयर्स का मैं सवाल कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, जब मैं कोई आर्गुमेंट देता हूँ और उसको बैक करता हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी रेफरेंस से, उसको मैं बैक करता हूँ किसी सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट से, एक रिस्पेक्टेड ऑथर जिसकी एक दुनिया में और उस फील्ड में उस पे एक कमांड है और रेपुटेशन है, तो एग्जामिनर डेफिनेटली उससे चीजें मिलती हैं एग्जामिनर को। एक तो ये कि वाकई मेरी स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव है और मैंने इन सारे चीजों को पढ़ा है डिटेल में। दूसरा ये कि एग्जामिनर को ये भी होता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई सरफेस लेवल या हवाई बात नहीं है, बल्कि यस, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पेक्टेड ऑथर्स के ओपिनियंस में वो रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। तो मेरा एक बहुत, ये मेरे ख्याल में मेरे आर्गुमेंट को एक बड़ी सॉलिड लुक देता है, जो एग्जामिनर को फिर मुझे मार्क्स ज्यादा देने में हेल्प आउट करता है। अच्छा, तो जो आपके एक आंसर है जो उसमें एक तो चीज़ मुझे ये बताएं कि क्या लेंथ जो है आपने कोई 7, 8, 9, 10 पेजेस तक लेके गए थे, और दूसरी चीज़ जब आप एक आंसर कर रहे होते हैं तो उसमें जो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन होता है, क्या उसमें भी आप इंट्रो में जो है एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देते हैं और कंक्लूजन में जाके जो है आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, या इन बिटवीन क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज करते हैं? हाँ, जो जहाँ तक सॉरी बात है आपकी, आई एम सॉरी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैं स्किप कर गया। मैं ये जी जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि लेंथ जो का, सॉरी, आप लेंथ का, जी जी, लेंथ length- का, सॉरी, जी सॉरी इंटरप्ट। लेंथ का जो बेसिक यूनिट है ना, वो लेंथ नहीं है बल्कि टाइम है। आपने 4 जो सवालात हैं उनको आंसर करना होता है 2 घंटे 50 मिनट में। अगर 10 मिनट एमसीक्यू के लगा लें तो आपका टाइम इस तरह से डिवाइडेड होना चाहिए कि वो हर आंसर के लिए इक्वली एलोकेटेड हो। अब उस एलोकेटेड टाइम में आप उन जो मैंने 5 आपको पैरामीटर्स बताए हैं वो अपने सामने रखते हुए जितना लिख सकते हैं आप लिखें। अब कितने इसमें पेजेस लिखे थे आपने? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि हर स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड वेरी करती है, वो अल्फाज कितने बड़े छोटे लिख रहा है वो वेरी करता है, कितना ज्यादा ब्रॉड या तंग करके लिख रहा है वो मैटर करता है, शीट का साइज इवन वेरी करता है। तो ये बहुत एक टर्शरी लेवल का पॉइंट है कि आपके सवाल की लेंथ क्या होनी चाहिए। मेरे यूजुअली अगर मैं बता दूं चले, एवरेज 6 से 7 होती थी, मतलब। लेकिन वंस अगेन वही कि इसमें लोगों की मैंने ऐसे भी देखे हैं जो उतना ही कंटेंट जितना मैं 6 से 7 में लिखता था, रेलिवेंट चीजें हेल्पिंग टूल्स के साथ, वो 5 पेजेस में भी सम अप कर लेते थे और उनके भी मेरे जितने नंबर आते थे। तो लेंथ जो है उसको हमेशा टाइम पैरामीटर बनाएं, रेलिवेंट लिखें, अच्छा लिखें, और वो जो 5 पैरामीटर्स बताए हैं उनकी बुनियाद पे लिखें। तो तब फिर आपकी लेंथ अगर थोड़ी बहुत वेरी करती भी है, 6, 7, 8, 5, इट वॉन्ट रियली मैटर, ट्रस्ट मी। ओके ओके। जी, मतलब ये है कि अगर आपने जो है उन पैरामीटर्स को फुलफिल किया हुआ है, हाँ जी, तो फिर ये जो है ना, दूसरा सवाल जो है बीच में रह गया, मैंने पूछा था जी, कि जी। कंक्लूजन में आप जो है अपना क्रिटिकल एनालिसिस करते हो या इन बिटवीन क्वेश्चन? हाँ, वो बिल्कुल, जब आपने जो सब्जेक्ट की एक्चुअल डिमांड वो कर रहा है चीजें, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन, आपने इंट्रोडक्शन में तो उसकी थ्योरी का एक ओवरऑल पूरा एक समरी बता दी, फिर थ्योरी के उसके 4 जो पॉइंट्स हैं वो भी सारे बता दिए। ये बताने के बाद जो है, चाहे आप इसे कंक्लूजन के साथ मिला लो या उससे पहले एक सेपरेट हेडिंग दे दो, जिसमें फिर आप ये अपना ओपिनियन बताओ कि किस तरह जो जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव हैं, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंट कितने हैं वो बता दो, और फिर एंड पे कंक्लूड कर दो। तो लेकिन बेसिक चीजें बताने के बाद आप ये करते हो। अच्छा दाऊद, फॉर इंस्टेंस आपने नेशनल इंटीग्रेशन की पहले भी बात की है, अगर हम 3 से 4 मिनट लें, आप लें, और मैं आपको क्वेश्चन दूं कि नेशनल इंटीग्रेशन का इशू पाकिस्तान में जो है इसकी सोल्यूशन क्या है, तो आप जो है इसको फ्रेम कैसे करेंगे? हाँ, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल। मैंने पहले भी मिसालें दी थी कि डिपेंड करता है कि ये सवाल किस सब्जेक्ट में आया हुआ है। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस में आया था तो मैं उसी में बता पाकिस्तान देता हूँ। अफेयर्स, अच्छा पॉलिटिकल साइंस का बता दो। हाँ, पॉलिटिकल, तो उसमें मैंने जिस तरह ऊपर मिसालें दी थी कि इसमें मैंने पॉलिटिकल सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ जो इसके नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज हैं वो आइडेंटिफाई करने थे। तो सबसे पहले तो मैंने उस पे पॉइंट ये बनाया कि इंट्रोडक्शन तो लिखा, फिर वो इश्यूज जो मैंने बताया या सोल्यूशंस जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैंने ये बताया कि सेनेट इज द हाउस ऑफ फेडरेशन, आपके तमाम सूबों की इक्वल नुमाइंदगी उसमें होती है, इसलिए उसका एज एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड होना सारे सब्जेक्ट्स को फेडरेशन के साथ एक बाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अगर आपका सेनेट एज एन इंस्टीट्यूशन वीक है तो आपकी नेशनल इंटीग्रेशन वीक होगी। ये आर्गुमेंट बताया, नीचे एक दो मैंने फिर उसके यूं कह लें कि फ्लो चार्ट बना के वो सॉल्यूशंस भी बता दिए कि सेनेट को किस तरह एम्पावर किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे में आया कि जी जो आपके एनएफसी अवार्ड के इश्यूज हैं कि छोटे सूबों को ये महसूस होता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज में उन्हें उनका ड्यू शेयर उस तरह से नहीं दिया जा रहा,
बड़े सूबों को ये महसूस होता है कि जी हमारा जो ड्यू बनता है पॉपुलेशन के लिहाज से वो नहीं दिया जा रहा और छोटे सूबे ज्यादा ले जा रहे हैं, तो वो एनएफसी अवार्ड के मैं इसमें इश्यूज डिस्कस करूंगा और उसमें थोड़ी बहुत सजेशन दूंगा। फिर उसमें मैंने बताया कि जिस तरह लोकल गवर्नमेंट्स के जो इश्यूज हैं, आपकी फेडरल जॉब्स में कोटास के जो इश्यूज हैं, ये कोर पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज में मैं ये सारे आर्गुमेंट्स लिखूंगा और इनमें थोड़े थोड़े साथ सोल्यूशन देता जाऊंगा। पाकिस्तान अफेयर्स में अगर ये सवाल आए तो उसमें मैं थोड़ा एक ब्रॉडर एंगल लूंगा। उसमें मैं हो सकता है यूथ की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी डिस्कस करूं। उसमें मैं हो सकता है कि औरतों की जेंडर की जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या उनकी एक नेशनल कौमी धारे में शमूलियत को भी डिस्कस करूं। उसमें हो सकता है मैं सेक्टेरियनिज्म का इशू भी डिस्कस करूं क्योंकि वो इंटीग्रेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हवाले से वो कोर पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स वो इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरह से आप इसे फ्रेम करते हैं हर सब्जेक्ट के जार्गन और ग्लॉसरी के हिसाब से। अच्छा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन पे, तो कितनी मैटर करती है? क्या आप दोनों साइड्स पे जो है वो बड़े एहतियात के साथ जो है वो मोटरवे जैसी लाइनें लगाते थे और सेंटर में जो है मोटे मार्कर के साथ कैलीग्राफी करते थे या नहीं? सिर्फ एक बुनियादी उसूल इसका रखिए कि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको एक इंसान समझिए और ये डिटरमाइन करिए कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप पेपर चेक कर रहे होते तो आप किस तरह कर रहे होते और क्या चीजें देखते। एक इंसान के लिए डेफिनेटली आपने चीजें बेहतर बनानी है, उसे पढ़ने में आसानी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आप ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करोगे जिससे जो बात आप उसे कन्वे करना चाह रहे हो कम वक्त में बेहतर तरीके से उस तक पहुंच जाए। उसे इंसान समझते हुए ये समझिए कि उसने एक दिन में हो सकता है डजन्स ऑफ पेपर्स चेक करने हैं, वो हो सकता है वो स्किम करे उनसे या वो चीजें जो तलाश करना चाह रहा है और उसके पास इतना टाइम ना हो कि वो लेंथी पैराग्राफ्स आपके पढ़े। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि पेपर को नीट एंड क्लीन बनाना, मल्टीपल मार्कर्स का या वो रंगों का इस्तेमाल इस तरह से करना कि वो एग्जामिनर को जो हाईलाइट चीज आप हाईलाइटेड चीज बताना चाह रहे हो वो उस तक पहुंच जाए। जो टर्शरी लेवल की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो बीच में ही कहीं रह जाए तो मसला नहीं है। फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स या टेबल्स, ये करते क्या है बेसिकली? इतनी मुझे पता है कि थोड़ी क्लीशेड बातें लगती हैं लोगों को, लेकिन इनकी आप एसेंस समझिए ना कि आपके वो सारे सॉरी नॉलेज। टू इंटरप्ट यू, क्योंकि अभी आप बताएंगे तो ये लोग ये समझेंगे, अदरवाइज होता क्या है कि हम कॉमनली ये चीजें कह जाते हैं, नहीं आपने ये करना है, ग्राफ बनाने हैं, चार्ट बनाने हैं, वो समझते हैं कि शायद इसके बगैर भी हो जाता है, तो मेरे ख्याल से नहीं मुमकिन इसके बगैर। हाँ देखिए ना, इसका जो पर्पस है कि जितना नॉलेज आपके माइंड में है, ये ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स उसको एक कंसाइज टू द पॉइंट और ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जामिनर को कन्वे कर देते हैं। तो एग्जामिनर को वो पूरे, अगर आप एक कंपैरिजन करें कि एक बात वही बात दो लेंथी पैराग्राफ्स में लिखी हुई है और वही बात प्रूव एक टेबल या फ्लो चार्ट के जरिए आर्गुमेंट्स के थ्रू हुई भी है, सेम बात, तो एग्जामिनर को क्या पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी और किस में उसका वक्त कम लगेगा और एज अ ह्यूमन बीइंग उसको क्या चीज ज्यादा अपील करेगी। तो ये चीजें सामने रखें और ये चीजें इसलिए यस इंपॉर्टेंट है कि पेपर को नीट और अच्छा प्रेजेंट इस तरीके से करना कि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनर तक पहुंच जाएं। एक और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बता देता हूँ, जो ऊपर 5 चीजें मैंने बताई थी उनमें 6 एक और ऐड कर लें कि जब मैं फॉर एग्जांपल ये सेनेट की बात कर रहा था, मैं ऊपर लोकल गवर्नमेंट्स की वो बात की थी, इनमें मैं कोशिश करता था कि जो मेरी सब हेडिंग होती है वो एक्सप्लेनेटरी लिखूं कि एग्जामिनर को हेडिंग पढ़कर ही समझ आ जाए कि ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है और उसको कोई एक डिटेल्ड पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। ठीक है, कोई 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 हेडिंग जेन में किसी सब्जेक्ट की याद आ रही है, ताकि फॉर द सेक ऑफ बिल्कुल। रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल सेनेट वाली मिसाल है ना, तो इस पे सेनेट वाले पॉइंट पे मैं डिटेल पैराग्राफ लिखने की बजाय इसकी सब हेडिंग एक ब्लैक मार्कर से ये लिख दूंगा कि द सेनेट बीइंग अ हाउस ऑफ फेडरेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ सेनेट बीइंग अ हाउस ऑफ फेडरेशन इज पैरामाउंट फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें एग्जामिनर को एक लाइन पढ़कर ही समझ आ गई कि मेरा पॉइंट ये है कि सेनेट एज एन इंस्टीट्यूशन जब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। तो वो नीचे पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, वो फिर डायरेक्ट मेरे उस पॉइंट पे जाएगा कि जहां मैंने कोई स्टेटिस्टिक लिखा है या कोई उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सजेशन दी है, वो सजेशन वंस अगेन मैं हाईलाइट कर दूंगा, किसी फ्लो चार्ट में बना दूंगा। तो एग्जामिनर तक वो सारी बात पहुंच गई, उसको ये भी पता लग गया मुझे चीज आती है, वो ट्रबल से बच गया लेंथी पैराग्राफ्स पढ़ने की। तो दाऊद, मुझे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई बुक्स रिकमेंड कर दें। हाँ ठीक है, एक तो पहली बात ये कि बार बार मैं कह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अगर लेट भी ज्वाइन किया है, मैंने जो वो 6 जनरल डाइवर्सिफाइड सोर्सेज बताए हैं
वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं। तो वो 6 सोर्सेज एक तो लाजमन कंसल्ट करने हैं। ठीक है दूसरा है जी। कि अगर आप इंसिस्ट कर ही रहे हैं कि मैं सब्जेक्ट वाइज बता दूं, तो उसमें यस मैंने पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए जो कुछ चीजें कंसल्ट की थी, टॉपिक वाइज पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़ी। मैंने एक टॉपिक देखा कि मैंने ये तैयार करना है, उसको मैंने देखा कि अच्छा ये इस बुक से अच्छा मिल रहा है, यहाँ से उठा लो, ये ऑनलाइन अच्छा मिल रहा है, यहाँ से अपने नोट्स में कंसाइज। बुक्स कुछ ये थी कि हामिद खान साहब की पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हामिद खान साहब की एक वो भी अच्छी है। फिर ये कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय केली, लेकिन वंस अगेन उसमें वही मसला है कि उसके अपडेटेड एडिशन इतने नहीं आए हुए, तो उसमें एग्जांपल्स जरा कुछ काफी पुरानी है, तो इसको आपको ओके। कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन सोर्सेज के साथ। फिर ये कि जॉन हॉफमैन की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक किताब है, वो मैंने इसलिए की थी। तो किताबें हैं अच्छी, एफपीएससी की इवन रिकमेंडेड बुक्स भी अच्छी हैं, लेकिन उनको आप कॉम्प्लीमेंट करें उन 6 सोर्सेज के साथ जो मैंने ऊपर बताए हैं, तभी आपको एक्चुअल में फायदा होगा। जी दाऊद, उसके बाद जो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि लोग अक्सर जो है इस पूरे जो है ड्यूरेशन में वो बड़े जो है ना टेंस हो जाते हैं, एक अनसर्टनसी सिचुएशन होती है। तो आप कैसे मोटिवेटेड रखा आपने अपने आप को, और क्या जो है आप कैंडिडेट्स को रिकमेंड करेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है और शायद काफी अंडररेटेड भी है, जो मैं चाहूंगा कि अगर कोई एक बात जो स्टूडेंट्स अगर बहुत गौर से मेरी सुने ना, तो वो ये सुने कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, अपने डाइट का ख्याल रखें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। इस चीज को अपनी जिंदगी का जीना और मरना मत बनाइए। देखें, अल्लाह पर एक तो एतमाद रखें, और जो चीजें आपके हाथ में नहीं है ना, उनके बारे में परेशान होना छोड़ दें। जो मैंने ऊपर बातें बताई है ना कि एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक का सही ख्याल रखें, दोस्तों के साथ वक्तन फक्तन टाइम स्पेंड करें, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही रहती है। आप डिप्रेशन में नहीं जाते, परेशान ज्यादा नहीं होते, और एक आपको ये ट्रस्ट रहता है कि जो आप तैयारी कर रहे हो वो नर्व्स पे आपका कंट्रोल रहता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक मोटिवेटेड रहने के लिए जो चीज है कि वो मैंने ऊपर जो सेल्फ डिसिप्लिन और वो टाइमलाइन वाली चीज बनाई थी कि एक अपना वो पूरा एक डेडलाइंस बनाए, उसमें एक ना सेल्फ रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म या पेनल्टी वाला मैकेनिज्म भी कोई लाए। फॉर इंस्टेंस मैं ये करता था कि जब मैं कोई चीज अपनी टाइमलाइन से पहले अचीव कर ली ना, मैं अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए दोस्तों के साथ कोई हैंग आउट पे गया। मुझे साइंस फिक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है, मैं कोई साइंस फिक्शन की ट्रायोलॉजी सीरीज देख लेता था मूवी। इस तरह ना आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। तीसरी चीज कि हमेशा हमेशा अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स पर खेलें। मेरी यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, आप लोग सारे यूनिक इंडिविजुअल्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से डिफर कर सकती है। तो अपनी आइडेंटिफाई करें एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स। वो सब्जेक्ट में भी हो सकती है, वो इवन प्रिपरेशन वाइज भी हो सकती है। उन स्ट्रेंथ्स पर जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा और आपको एक हॉलोनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। और चौथा ये कि एक तो कंसिस्टेंसी रखें, गिव अप ना करें दरमियान में। एक दफा अच्छे से डिसाइड कर लें कि आपने इस साल अपीयर होना है या नहीं होना, और एक दफा डिसीजन ले लिया है, व्हेन यू हैव मेड अप योर माइंड, तो फिर दरमियान में गिव अप ना करें। ठीक है। कोशिश करें, जिन लोगों को इंडिविजुअल तैयारी में मसला होता है, कोई एक आध दोस्त ढूंढ लें, उसके साथ मतलब ग्रुप में कर लें, नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि फिर ना गिव अप नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप पे यकीन रखना है, खुदा पे यकीन रखना है, जो चीजें आपके हाथ में हैं वो करनी है, जो नहीं है उनके बारे में परेशान नहीं होना। दाऊद, एक लास्ट क्वेश्चन हम इस रिटर्न से लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू पे आते हैं। जी 6 सोर्सेज बार बार पूछा जा रहा है, तो आप वो जो 6 सोर्सेज थे आपके ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जहाँ से आप कंसल्ट करते थे, वो एक दफ़ा आप उनको जो है वो सरासरी बता दें, और उसके बाद जो है हम इंटरव्यू पे आते हैं। जरूर। सोर्सेज वो ये थे, नंबर 1 रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स जो है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे पिलडेट है, उससे पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में उनकी रिसर्च पेपर्स हैं, पब्लिक हैं, बहुत हेल्प आउट किया। वर्ल्ड बैंक यूएनडीपी की रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज में मुझे बहुत हेल्प आउट किया। दूसरा सोर्स के जो सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, उनके कॉलम्स और राइटिंग्स को फॉलो करना है। बाबर सत्तार, आई ए रहमान, तारिक खोसा, अकबर एस जैदी, ये वो हैं जो मैंने अपने सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो किए थे। तीसरी चीज ये है कि डोमेस्टिक इश्यूज के लिए जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल डोमेस्टिक न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स हैं उनको करना है। डॉन उसमें है, क्राइटेरियन क्वार्टरली एक बहुत अच्छा है, द न्यूज में बड़े अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, आईएसपीआर का हलाल मैगजीन है। इंटरनेशनल सोर्सेज ये थे कि उसमें वॉक्स एक फोरम है जिनकी यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस भी होती हैं, इसके अलावा उनकी वेबसाइट पे फ्लैश कार्ड्स होते हैं जो बड़ा कंसाइज टू द पॉइंट इशू को बताया होता है उन्होंने।
फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, द इकोनॉमिस्ट है, कोई इनको ये सारी टेक्नोलॉजी आपके स्मार्टफोन ऐप से आप इन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पांचवी चीज ये कि डिबेट्स देखनी है रेप्यूटेड टॉक शोज पर, हेड टू हेड मेहदी हसन का प्रोग्राम है, द पेट्रियट एक्ट है, अपफ्रंट है, फिर इनसे नोट्स बनाने हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, पॉइंट्स लिखने हैं, आर्गुमेंट्स, और उनको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। और छठा ये है कि यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल्स हैं, लाइक क्रैश कोर्स है सोशियोलॉजी का, यूएस हिस्ट्री का, वो रेप्यूटेड चैनल्स को भी जरूर फॉलो करना है, क्योंकि एक इंटरेक्टिव तरीके से जब आप नॉलेज देखते हो ना, वो एक बुक के अनऑर्गेनाइज्ड रिटन नॉलेज की निस्बत ज्यादा आपके दिमाग में स्टोर होता है। अच्छी तरीके जी, अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। यूजुअली जितनी डीएमसीज मैंने देखी हैं, बड़ा कम कम स्कोर दिया गया, 130-35 एवरेज रहा है। यू स्कोर 210, बड़ा अच्छा स्कोर है। एक तो मुझे पता है डिबेट्स की वजह से है, दूसरा आप मुझे खुद बताएं कि क्या हुआ वहां पे। नहीं, मेरे ख्याल में जो मेन रीजन मेरी थी ना, मेरी जेन्युइन, मैं गया था एक तो पैनल के साथ, जो मैं था मैं उनके सामने वही रहा था। मैंने फेक होने की या अपनी वीकनेसेस को छुपाने की या स्ट्रेंथ्स को इवन छुपाने की उस तरह से ज्यादा वो कोई नहीं की कोशिश। दूसरा ये कि जो मुझे लगता है कि जो मेरे सब्जेक्ट्स और जो चीजें मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स एज ए मतलब प्रेजेंट की थी उन्हें, उन पर वाकई मेरी कमांड थी भी सही। और पैनल ने जब मुझे उन पे ग्रिल किया तो आई वाज एबल टू कंफर्टेबली आंसर देम, जिस वजह से मतलब पैनल को लगा कि वाकई जो मैं अपनी स्ट्रेंथ्स उन्हें दिखाना चाह रहा हूँ वो मेरी हैं भी सही। ये दो रीजंस मेरे ख्याल में थी, और एक दो यूनिक चीजें हुई थी जो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इनको थोड़ा अगर इलेबोरेट कर लूँ कि स्ट्रेंथ से मुराद क्या है। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में बहुत आई एम फैसिनेटेड बाय दीज कॉन्सेप्ट्स। मैं यूथ पार्लियामेंट का भी मेंबर रहा था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस बाय चॉइस पढ़े, अपनी डिग्री से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इनमें था, तो इनमें इसी वजह से अच्छे नंबर भी आए। चेयरमैन साहब ने उस पे जो शुरू के सवालात थे वो 4-5 इसी चीज से शुरू किए, और थोड़े हट के किए, वो थ्योरी वाले सवालात नहीं किए। मतलब उन्होंने मेरे से ये पूछा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में फर्क बताएं, उनके बेनिफिट्स और दोनों के हार्म्स बताएं। अब ये चीज ऐसी थी जो शायद किताबों में ना मिले, लेकिन मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, तो वैसे ही मैंने पढ़ी हुई थी डिटेल में, तो आई वाज एबल टू टेल हिम। फिर उन्होंने थॉमस हॉब्स पे, फिलोसफर पे डिस्कशन की, उसके जमाने का कॉन्टेक्स्ट मेरे से पूछा कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसने अपनी थ्योरी दी। अब लोगों को ये नहीं पता होता, थ्योरी तो पता होता है, लेकिन ये कि उस फिलोसफर की मोटिवेशन क्या बनी, क्यों उसने एक पर्टिकुलर ये स्कूल ऑफ थॉट पेश किया, वो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के थोड़े बहुत मेरे से आइडियाज डिस्कस किए। इवन उन्होंने मेरे से जब बांग्लादेश की वो मेन एक रीजन पूछी कि आप एक मुझे रीजन बताओ कि वो सकूत ढाका की क्या वजह थी, तो मैंने बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मैंने उन्हें बताया कि जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस था पावर का, कि जो बेसिकली आपकी सारी पावर सेंटर में कंसंट्रेटेड थी, डेवोल्यूशन इतनी नहीं हुई भी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बंगला वो ईस्ट पाकिस्तान को मसाइल थे। तो ये इन चीजों से मेरे ख्याल में उन्हें लगा कि वाकई ये चीज मेरी स्ट्रेंथ है, और मैं इन चीज को रेलिवेंट चीजों में यूज भी कर रहा हूँ, तो ये एक मेरे फेवर में गया। दूसरा ये कि फिर मेरे ख्याल में एक जो जनरल डिस्कशन पे भी कुछ सवालात हुए थे, इंडिया में हिंदुत्व के हवाले से उन्होंने मेरे से पूछा था। अब इस पे भी मतलब मैं वैसे ही आजकल एक किताब पढ़ रहा था उन दिनों में, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, रामाचंद्र गुहा की है। तो मतलब उसमें एक यूनिक एनालिसिस मेरे पास था, जिसकी वजह से मतलब मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि अब मुझे पता था हिंदुत्व पे बाकी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी जवाबात दे रहे होंगे, लेकिन एक डिस्टिंग्विश मैंने आंसर मेरे ख्याल में ये किया कि इसको मैंने रिलेट किया कि दुनिया में किस तरह से जो सारी एक आइडेंटिटी ग्रुप्स में, रिलीजन्स में अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करना और उसके साथ रिलेट करना और उसको वापस लाने का जो वो एक एलिमेंट है ना, वो बुनियादी रीजन है हिंदुत्व के राइज पे। कि वो लोग इमेजिन करते हैं कि पता नहीं उनकी बहुत इंडियन सिविलाइजेशन एडवांस थी आज से 2000 साल पहले, और इन्वेडर्स मुस्लिम्स ने आकर उन्हें पता नहीं बहुत बैकवर्ड कर दिया, तो दे आर समहाउ ट्राइंग टू ग्लोरीफाई दैट पास्ट एंड गो बैक टू दैट इरा। तो वो उस तरीके से मेरे ख्याल में मैंने बताया कि उनकी साइकोलॉजिकल रीजनिंग हिंदुत्व की और हिंदू सुप्रेमेसी की ये है। अब ये मेरे ख्याल में एक यूनिक पॉइंट था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ था, तीसरा मेरे कमांड टास्क के हवाले से, जिसने मेरे ख्याल में मुझे स्टैंड आउट करने में हेल्प की कि ये मैं पहले भी कहीं जिक्र कर चुका हूँ गालबन के, ड्यूरिंग कमांड टास्क में उस टाइम मेरी एक कोलीग जो सजेशंस दे रही थी, मैंने ना उन्हें इंटरप्ट किया था, और लाइक काफी नजर आया था कि मैंने उन्हें टोका है और मैंने उन्हें कहा था कि इस बात से आप आगे चलें। मैंने मैंने मतलब अच्छे तरीके से किया था, लेकिन उस टाइम 9 लोग थे मेरे साथ बैठे हुए और किसी ने भी ये हरकत नहीं की थी, तो मैं ना सॉर्ट ऑफ यू कह लें इस तरीके से हाईलाइट हो गया, और नजर में आ गया कि ये चीज इसने कोई डिफरेंट की है। तो चेयरमैन साहब ने उनका जो आखिरी सवाल मेरे से था ड्यूरिंग कमांड वो इंटरव्यू, वो ये था
कि आपके ख्याल में व्हाट आर द साइंस ऑफ एरोगेंस, और क्या आपको लगता है कि सुबह जो आपने काम किया वो एक एरोगेंट हरकत थी? अब इस पर बजाय परेशान होने के मैंने उनको 4 लेवल पर इस पॉइंट को जस्टिफाई किया, इससे मैं बैकफुट पर नहीं आया। मैंने उन्हें बताया कि किस तरीके से कमांड टास्क वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे जो उसके मेंबर्स हैं मीटिंग्स के, उनके दरमियान टाइम इक्वली डिवाइडेड रखे। दूसरा ये कि अगर कोई पार्टिसिपेंट ऑफ द ट्रैक जा रहा है तो उसको रेलिवेंट सजेशंस की तरफ लेकर आए, उसे टोक कर। तीसरी चीज ये कि उस अपनी स्ट्रेटेजी देने के लिए भी एंड पर टाइम बचाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे you are the one who is dictating the strategy and you are only gathering suggestions from the participants. और चौथा मैंने उन्हें फिर एक assertive leadership और बिल्कुल weak level की जो leadership होती है उनके दरमियान जो कहीं एक पॉजिटिव लीडरशिप लाई करती है, उसका एक वो दिया एनालिसिस कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ओवर पावर भी नहीं होना चाहिए लेकिन बिल्कुल वीक भी नहीं होना चाहिए कि आप ऑफ द ट्रैक हो जाओ और सही से कमांड भी ना कर पाओ। तो ये 4 लेवल पर मैंने कहा कि मेरे ख्याल में मेरा उस टाइम इंटरप्ट करना जो है वो ठीक था। एंड गिवन दैट आई हैव स्कोर्ड गुड, मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को मेरी ये जस्टिफिकेशन और बैक फुट पर ना जाना शायद पसंद आया। वो और उनको पसंद हाँ, और जी। आखिरी जो एक चीज हुई थी मेरे ख्याल में वो ये कि वंस अगेन यूएस हिस्ट्री पे भी डिटेल डिस्कशन हुई थी, लेकिन वो मेरी बहुत इंटरेस्ट था, मैं उन्हें जस्टिफाई कर पाया इन चीजों की वजह से। मैंने वो इंटरव्यू पैनलिस्ट को इवन यूएस हिस्ट्री पे वो रेसिज्म पे सवाल कर रहे थे, मैंने उन्हें 2-3 मूवीज के नाम बताए कि ये बड़ी अच्छी इनकी मूवीज हैं, मैंने देखी हैं और ये कि आपको इंटरेक्टिव तरीके से नॉलेज लेने में हेल्प आउट करती हैं, और वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड हुए। वो इवन मूवी के एक्टर्स की डिस्कशन में जाने लगे थे, लेकिन वो इतनी डिटेल में मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन एक उन्हें इससे पता लग गया कि इसका यूएस हिस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है। फाइनल मेरे ख्याल में जो 5वीं चीज हुई थी, जो एक बाकी कैंडिडेट से जिसने मुझे डिस्टिंग्विश करने में शायद हेल्प आउट किया, वो एक एंड पे पैनल हमेशा आपसे एक सवाल पूछता है कि सॉरी आप पूछता है कि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहो तो पूछो। मैंने उनसे वाकई वो चीज पूछी जो जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता भी हूँ, मेरे सीएसएस में आने की जो मेन एक मोटिवेशन भी है, और जो मैं वाकई उन एक्सपीरियंस्ड लोगों से जानने में इंटरेस्टेड भी था। मैंने उनसे ये पूछा कि सर आपकी माशाल्लाह इतनी लंबी सर्विस है, एक सारी दुनिया देखी है आप सब लोगों ने, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये वाकई एक ऐसी चीज थी जो मैं जानने में इंटरेस्टेड था, और सारे पैनलिस्ट जो है वो इस पर कहकहा लगाकर हंसे थे। और फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि हाईली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, and if you allow me to be a little candid, then I'm still searching for it, and once I found it I'll be glad to share it with you. तो ये कि मेरे ख्याल में मुझे लगा कि पैनल के साथ एक ना यूनिक जेन्युइन होने की वजह से मेरा एक लिंक बना, मेरा कोई सुपरफिशियल नहीं मैं उनके साथ हुआ, जो मैं था वो था। तो मेरे ख्याल में ये चीज शायद उन्हें पसंद आई। वो आपका नेचुरल होना जो है उनको पसंद आया। तो क्वेश्चन तो और भी बड़े हैं मेरे ख्याल से, हम 1 घंटे से ऊपर चले गए हैं इस पूरी डिस्कशन में। तो मेरे ख्याल से आज की ये डिस्कशन हम यहाँ पे एंड करते हैं और आपसे एक एंड पे जो है मैसेज लेते हैं उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए और लोगों के लिए। मैं ये बताता भी चलूँ कि ये सेव्ड होगी पूरी की पूरी डिस्कशन, जो लोग पूछ रहे हैं तो वो उसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो एंड पे हम दाऊद आपसे मैसेज लेते हैं उन तमाम लोगों के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए जो है इस जर्नी में है और जो अपीयर होंगे कभी ना कभी। एक तो वही मैसेज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले दे भी चुका हूँ कि ना, टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इस चीज में अपनी एक्सरसाइज, डाइट, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उस चीज का बहुत ख्याल रखना है। खुदा पर कुछ चीजें छोड़नी है, जो चीजें आपके हाथ में हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में परेशान होना है। और बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँ वो ये कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग उस पे जो वो डिमांड करता हार्ड वर्क वो दे रहे हैं उस चीज को, दुनिया की कोई ताकत जो आपके नसीब में लिखा हुआ वो आपसे नहीं छीन सकती, और लोगों की डिमोटिवेटिंग बातों में नहीं आना। एक पोएम है छोटी सी, रिसेंट अभी 3-4 दिन पहले ही मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, लेकिन वो मैंने सेव की थी क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में वो एक स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मैसेज होगा। वो शेयर कर देता हूँ एज ए फाइनल मैसेज। जी जरूर जरूर। इफ यू थिंक यू आर beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find, success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. तो हमेशा अपने आप पे यकीन रखें, बिलीव इन योर सेल्फ,
पूरी एफर्ट करें, उसके बाद कुछ मामलात फिर जो ऊपर बैठा है उस पर भी छोड़ दें। ये रिग्रेट ना पालें कि आपने कोई अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की या ये कि आप कुछ बेहतर कर लेते। वंस यू हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम योर एंड, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह जी, ताला आपका हामी और नासिर होगा। बिल्कुल, आप अपनी तरफ से मेहनत करें, बाकी वा तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दाऊद इस पूरे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए, और हम कोशिश करेंगे जब आप पाकिस्तान आएँ तो हम दोबारा एक जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आज का ये सेशन हम यहाँ पे ही इख्तिताम करते हैं। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच अदनान। अल्लाह हाफ़िज़।